We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. Plus 5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का, वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV C57 का। For the present mission, after PS3 completes Plus its 6 burn minutes. duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में PS3 का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. Unique to this mission, the Vehicle PS4 performance normal. will start twice at pre-designated times Plus and 7 duration. minutes. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. AOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए इन आंकड़ों का, जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। वर्तमान में PS3 PS4 कंबाइंड कोस्टिंग फेज जारी है। यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Vehicle performance normal. तो हमारे साथ इसरो के Plus 9 minutes. Speaking a few words about the Aditya L1. आरसी कपूर जी लगातार जुड़े हुए हैं। आरसी कपूर जी, हम इंतजार कर रहे हैं कि इसरो के तमाम वैज्ञानिक जब खड़े होकर एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देते हैं, तालियां बजती हैं, तो उसमें उसके लिए इंतजार क्यों किया जा रहा है? क्या कुछ शुरुआती मिनट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और सेलिब्रेशन जब तक 100% श्योरिटी नहीं हो जाती या वो जो मिशन उन्होंने दिमाग में सोचा अचीव नहीं हो जाता, तब तक रुका रहेगा? बिल्कुल सही बात है। हम इंतजार करना चाहिए कि जब वो सब खड़े होके अपलॉड करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे इजाजत दें, शैलेंद्र जी के अमर शब्दों में, कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला।
बिल्कुल सर, और दिल तो कह रहा है कि मिशन सफल हो गया। हालांकि वैज्ञानिक जो वहाँ बैठे हुए हैं वो लोग एक एक चरण का इंतजार कर रहे हैं। अभी जो खबर आ रही है आदित्य L1 के तीसरे चरण की जो तमाम जो चीजें हैं, वो प्रक्रिया जो है उनको बताया जा रहा है कि सब इंटैक्ट हैं, सामान्य हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी एक आम आदमी के लिए कि अभी वहाँ क्या हो रहा है, किस चीज का इंतजार हो रहा है। जैसे हम सुन रहे हैं कि स्ट्रैप्स रिमूव्ड, सेकेंड स्ट्रैप रिमूव्ड, 100 सेकेंड्स जो हैं वो तय कर लिए हैं। तो ये कितना क्या क्या स्टेप्स होंगे इसमें आगे अब? देखिए आखिरी स्टेप में तो देखिए S4 जो स्टेज है वो उसमें भी इंजन है, और जो आदित्य L1 के साथ जो है एक वो प्रोपल्शन सिस्टम रहेगा। तो इस समय तो जो सारी कवायद जो है इसको एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में डालना है। इसमें पेरिजी जैसा कि एक फिगर बताई गई थी 234 किलोमीटर और एपोजी 19,000 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा। लेकिन देखिए PSLV रॉकेट के जरिए हम एक पहले ऑर्बिट अचीव करते हैं, फिर हर फेरे में एक क्षण आता है जब हम इसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा को थोड़ा बढ़ाते हैं। तो हर बार थोड़ी थोड़ी स्पीड देते जाते हैं, तो फाइनली हमको एस्केप वेलोसिटी मिल जाती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की, कि जब हमारा फिर यान जो है पृथ्वी के प्रभाव से निकल के अपने गंतव्य की तरफ चले जाएगा। आरसी कपूर सर, ये जो इस वक्त की एक बड़ी खबर अब दिखा रहे हैं दर्शकों को कि जो तीसरा चरण है उसको हमने सफलता के साथ हासिल कर लिया है आदित्य L1 ने। अभी लगभग कितने चरण और होंगे सर जिनके लिए अगले 73 मिनट बेहद महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं? देखिए ये बात इसरो की तरफ से ही आनी चाहिए, क्योंकि ये सूचना मेरे पास नहीं थी। लेकिन और मेरा स्क्रीन भी ब्लैंक है, जरा इसको लाइव कर दीजिए। जी बिल्कुल हम करते हैं सर। और अनुराग, जैसे आरसी कपूर जी से हम समझने की कोशिश करेंगे सॉलिड, लिक्विड, फिर मतलब सॉलिड लिक्विड। तो ये जो पूरा 4 जो फ्यूल होते हैं ये यूज होते हैं जब तक आदित्य L1 जो है वो लॉन्चिंग रॉकेट से अलग नहीं हो जाता। तो मेरे ख्याल से जितना मैं समझ पा रही हूँ शायद उसी का इंतजार है कि जब तक आदित्य L1 जो है वो अलग नहीं हो जाता अपने लॉन्चिंग रॉकेट से। 73 मिनट का शायद ये वक्त जो है उसमें लगेगा। बाकी इस पर मोहर जो है वो आरसी कपूर साहब लगाएंगे। आरसी कपूर साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल सही बात है, आपने सही बोला है। और आखिर में ये सारी स्टेजेस के साथ अलग होके आखिरकार सिर्फ आदित्य L1 रहेगा और उसका अपना प्रोपल्शन सिस्टम रहेगा। उसी को हमने इस दीर्घवृत्ताकार कक्षा में डालना है। तो वो ये सब चीज चरणों में होती है। तो ये किस समय होना है, आमतौर से हम देखते हैं ना जब सैटेलाइट को लॉन्च करके PSLV के जरिए, तो करीब 17 मिनट में कार्रवाई पूरी हो जाती है। इस बार मैं नहीं जानता कि वो ये कितने मिनट्स में होने वाली है, और मेरे ख्याल में अभी 12 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं अभी लॉन्चिंग टाइम से जी। तो और मुझे सारी खबर तो आप ही लोगों से मिल रही है। ठीक। आरसी कपूर सर, क्या जो तस्वीरें आदित्य L1 से हमें मिलनी शुरू होंगी उसके लिए जनवरी 2024 तक का इंतजार करना होगा, या तस्वीरें मिलने की जो प्रक्रिया है, सफर है, वो पहले ही शुरू हो जाएगा? देखिए एक तो बात तो है कि L1 तक पहुंचना है और वो 4 महीने का समय लगेगा। इस बीच में कैसे ये इंस्ट्रूमेंट्स एक्टिव होंगे, और क्योंकि डायरेक्ट कैमरास जो हैं उसके बारे में मुझे नहीं जानने को मिला कि इसमें आदित्य L1 में लगाए गए हैं, क्योंकि जो पेलोड्स हैं उन्हीं की मुझे जानकारी हुई। जो 7 पेलोड्स हैं जो ये बताते हैं कि जिनके जरिए हमने सूर्य का विभिन्न वेवलेंथ्स पर अध्ययन करना है, और साथ में इंसिटू का मतलब है कि ऑन द स्पॉट जैसे आप एक्सपेरिमेंट करके जो है कुछ मेजरमेंट करते हैं, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि सूर्य की तरफ से जो ऊर्जावान कणों की बौछार आती है उसको हमने जानना है, और उसके घनत्व का, उनकी गति का पता करना है। और जो पृथ्वी के आसपास का जो अंतरिक्ष है उसमें जो वेदर की क्या कंडीशन है, यानी कि जिसको हम स्पेस वेदर कहते हैं, वो आज इसलिए जरूरी हो गया है कि क्योंकि हमारी जो जिंदगी है और वो काफी हद तक टेक्नोलॉजी निर्भर हो गई है। तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, हमारे सैटेलाइट ठीक से काम करने चाहिए। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख पाऊंगा, और मोबाइल्स चल सकते हैं। ये सब जो है सुचारू रूप से चलते रहना चाहिए। लेकिन जो सूर्य की तरफ से जो डिस्टर्बेंसेज आते हैं उनकी वजह से हम फिर जो है शुरू में कभी एडवांस वार्निंग हमें मिल सकती है, तो सैटेलाइट्स को
ठीक तरीके से ओरिएंट कर सकते हैं ताकि डैमेज मिनिमम हो। आरसी कपूर जी, तो अगर मैं ये समझूं कि जो अगर एक आम आदमी समझना चाहे कि भाई आदित्य एल1 जाकर वो क्या क्या काम करेगा, तो उनमें से एक प्रमुख काम ये होगा कि जब हम सुनते हैं कि भाई सूरज पर तूफान आने वाला है, कई बार बीच बीच में इस तरह की खबरें आती हैं कि सूरज पर तूफान आएगा, क्या हो जाएंगी सैटेलाइट ठप, क्या सैटेलाइट्स को कोई नुकसान होगा, क्या आपका मोबाइल इंटरनेट या पावर ग्रिड जो है उसको नुकसान होगा। तो क्या ये आदित्य एल1 की स्टडीज जो हैं सोलर स्टॉर्म्स को भी स्टडी करेंगे और उनसे हमारी सैटेलाइट्स और हमारे वायुमंडल पर होने वाले प्रभाव को भी? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें आमतौर से जो ये डिस्टरबेंस आते हैं सोलर फ्लेयर्स की वजह से आते हैं, जो कि सूर्य की सतह पर जो कई बार हमको धब्बे दिखते हैं और आजकल काफी ज्यादा दिख रहे हैं क्योंकि सूर्य अपने एक्टिविटी फेज में है। और वहाँ जो है ट्विस्टेड मैग्नेटिक फील्ड में एक स्टोर्ड अप एनर्जी रहती है, तो एकदम अचानक जो है इसका रिलीज होता है, तो हमको वहाँ से सूर्य से रेडिएशन आता है, अल्ट्रावायलेट में, एक्सरेज में, वो